हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में KTG के हमारे सेशन में। यहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, जो सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ सोजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं। आज है गुरुवार 25 जून 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित MCQs हम हमारी 5 बजे वाली क्लास में देखते हैं, तो आपको उसे भी ज्वाइन करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। रिफाइनरी प्रोजेक्ट राजस्थान का ग्रोथ इंजन। राजस्थान रिफाइनरी को लेकर राजस्थान में बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम सोजसी बुलेटिन का सार देखेंगे। इसमें बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर पंचपदरा रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की प्रगति की समीक्षा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और HRRL प्रबंधन से रिफाइनरी के प्रगति संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उद्घाटन की तैयारी। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीघ्र ही पंचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। 4 जुलाई को पंचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने हमारे यहाँ एक पिक्चर ऐड की है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को रिफाइनरी से संबंधित कुछ भेंट की गई है, जिसमें पेट्रोकेमिकल से संबंधित जो फर्स्ट उत्पादन किया गया उनके कुछ सैंपल और जो हमारी रिफाइनरी है उसका स्ट्रक्चर उनको भेंट किया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट का महत्व और प्रभाव। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास। मुख्यमंत्री के अनुसार पंचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा का मजबूत स्तंभ बनेगा। साथ ही प्रोजेक्ट प्रदेश की ग्रोथ इंजन साबित होगा। टीम भावना। HRRL और राज्य सरकार के अधिकारियों ने टीम भावना से निरंतर कार्य किया है। HRRL प्रबंधन की रिपोर्ट। माइक्रो मॉनिटरिंग का असर। प्रबंधन ने कहा है कि मुख्यमंत्री की सतत माइक्रो मॉनिटरिंग, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन के फलस्वरूप कुछ ही समय के अंतराल में रिफाइनरी संचालन के लिए पुनः तैयार हो गई है। आगजनी की घटना के कारण इसे बंद किया गया था। काम फास्ट ट्रैक पर है। उत्पादन की स्थिति हम देखें तो आधा दर्जन से अधिक यूनिट कार्य कर रही हैं और कई प्रोडक्ट्स का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य प्रस्तुतियां व भेंट। सैंपल भेंट। HRRL प्रबंधन ने मुख्यमंत्री पंच को पंचपदरा रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न प्रोडक्ट के सैंपल भेंट किए, बुकलेट और मॉडल। इसके साथ ही उन्होंने रिफाइनरी का मॉडल और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती हुई एक बुकलेट भी उन्होंने प्रस्तुत की है। बैठक की उपस्थिति में प्रमुख अधिकारी हम देखें तो मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, श्री अखिल अरोड़ा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय है, अर्पणा अरोड़ा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग है, वैभव गालरिया प्रमुख सचिव हैं वित्त विभाग के, HRRL प्रबंधन सहित अन्य संबंधित अधिकारी वहाँ बैठक में उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे सांगानेर में लोकार्पण का कार्य किया गया। शिलान्यास व पट्टा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्टेडियम में लगभग 631 करोड़ रुपए की लागत के 1538 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास व पट्टा वितरण किया। 1538 विकास कार्य 631 करोड़ की कुल लागत के। मूल मंत्र। राज्य सरकार विकास भी विरासत भी के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। प्राथमिकता। सरकार प्रदेश में बिजली, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के सुगम उपलब्धता व नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रही है, ताकि अंतिम छोर के व्यक्तियों को राहत मिल सके। जनसंख्या का कल्याण। राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सेवा और कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का शिलान्यास करेंगे। लागत और रूट। इसकी लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह मेट्रो लाइन प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक बनेगी। इसके कार्यादेश भी जारी हो चुके हैं। प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो फेज़ 2 का निर्माण कार्य किया जाएगा। 13,000 करोड़ की इसकी लागत आएगी। यह परियोजना यातायात को सुगम बनाने, समय की बचत करने, राजधानी के समग्र शहरी विकास को गति देने में मददगार होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर के लिए बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक विकास कार्य। सफाई व्यवस्था हाईटेक। जयपुर में कचरा उठाने के लिए 5 अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें लाई गई हैं। कचरा उठाने के लिए जो फुटपाथों, संकरी गलियों तथा ट्रांसफार्मर के नीचे से प्रभावी ढंग से कचरा उठाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण समारोह के सीवरेज की सफाई के लिए सुपर शक्कर मशीन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के प्रति जागरूकता के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाएगी। इसके साथ ही सफाई सेवा मैराथन के विजेताओं को चेक वितरित किए गए। प्रमुख प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं, जिनमें हम देखें तो जयपुर भीलवाड़ा रोड के मुहाना पर
124 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है। बम्बाला क्षेत्र में सीवरेज के कार्य के लिए 88 करोड़ रुपए 88 करोड़ रुपए की अधिक से लागत की एसटीपी प्लांट लगाया हुआ है। पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल, भाकर रोहटा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की नींव रखी गई। सांगानेर में 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ है। यूनिटी मॉल, रिद्धि सिद्धि फ्लाईओवर, सांगानेर एलिवेटेड रोड, द्रव्यवती नदी के विकास कार्य भी प्रगति पर है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभाव। स्मार्ट सिटी और आवास योजना। स्मार्ट सिटी मिशन से शहरों को बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी के लिए आवास संकल्प पूरा हो रहा है। पीएम स्वनिधि अमृत योजना के तहत पीएम स्वनिधि से ठेला रेहड़ी वालों को जीवन संवर रहा है और अमृत योजना के तहत शहरों में साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन व पार्क की सुविधाएं मिल रही हैं। स्वामित्व योजना, ड्रोन तकनीक। मुख्यमंत्री जी ने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। इस योजना में ड्रोन तकनीक से गांवों को आवश्यक भूमि का सीमांकन किया जा रहा है। ग्रामीणों को संपत्ति के कानूनी स्वामित्व दिया जा रहा है। अब तक 8,000 से अधिक ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14 लाख स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। 8,000 से अधिक गाँवों में 14 लाख स्वामित्व कार्ड बांटे जा चुके हैं। इसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। समारोह में जो सांगानेर में समारोह का आयोजन हुआ उसमें जोगराम जी पटेल संसदीय कार्य मंत्री वो उपस्थित थे। जबर सिंह जी खरा जो नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, वो भी उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे सांगानेर क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी अभी पिछली स्लाइड में कि सांगानेर में 115 मंदिरों का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्थित प्राचीन त्रिपोलिया बालाजी मंदिर में दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बजट और कार्य। सांगानेर क्षेत्र में कुल 115 धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है। सांगानेर में 115 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा जिसके लिए 50 करोड़ की बजट का प्रावधान किया गया है। अन्य मंदिरों के दर्शन। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने संगी जी जैन मंदिर और सांगा बाबा मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों का भी दौरा किया। तो सांगानेर के क्षेत्र में उन्होंने त्रिपोलिया बालाजी मंदिर में दर्शन विधि विधान से पूजा अर्चना की, संगी जी जैन मंदिर में दर्शन किए, सांगा बाबा मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वशासन मंत्री श्री जाबर सिंह जी खरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे भीलवाड़ा एक दिवसीय युवा संबल मेला। जिला प्रशासन भीलवाड़ा द्वारा जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण हाट बाजार भीलवाड़ा में मेले का आयोजन हुआ। उद्देश्य है युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से लाभान्वित करना। भागीदारी। मेले में कुल 28 निजी क्षेत्र के निवेशकों द्वारा स्टॉल लगाई गई जिनमें 800 आशार्थियों ने भाग लिया। नियोजकों द्वारा 472 युवाओं को प्राथमिक चयन कर रोजगार के अवसर दिए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वनपाल सिद्धि भर्ती परीक्षा 2026। वनपाल सिद्धि परीक्षा जो है 28 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। कंट्रोल रूम की स्थापना। परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट जयपुर संदेश नायक के अनुसार जिला कलेक्टर परिसर में जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये हमारा सुजसी बुलेटिन पर आधारित हमारा सेशन है, इस वजह से हमने जयपुर जिला के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वरना जो वनपाल भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा को सफल बनाने के लिए हर जिला स्तर पर परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। समय सारणी हम देखें तो नियंत्रण कक्ष 26 व 27 जून को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, 28 जून को प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति तक कार्य करेगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141 22 06699 पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आरपीएससी साक्षात्कार कार्यक्रम जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्तियों के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया है वेबसाइट पर, जिसमें अभ्यर्थियों को नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल पहचान पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। साक्षात्कार की महत्वपूर्ण तिथियां हम देखें तो इंटरव्यू की में सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज शिक्षा विभाग में परीक्षा 2023 के तहत अंतिम चरण 2 से 3 जुलाई तक आयोजित होंगे। 2 से 3 जुलाई तक इंटरव्यू होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग में 6 से 10 जुलाई तक इंटरव्यू के होंगे। सहायक आचार्य इतिहास कॉलेज शिक्षा विभाग में 6 से 17 जुलाई तक आयोजित होंगे। सहायक आचार्य संस्कृत कॉलेज विभाग 6 से 16 जुलाई तक आयोजित होंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष
कॉलेज शिक्षा विभाग में 6 से 17 जुलाई तक इंटरव्यू होंगे। सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, टीबी एंड चेस्ट, नियोनिटोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी 10 जुलाई को इनके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। सुजस ई बुलेटिन में ग्रामीण सेवा शिविरों के बारे में विभिन्न जानकारी दी गई थी, जिसमें विभिन्न जिलों में जो ग्रामीण सेवा शिविरों के तहत जो कार्य किए गए उनके बारे में जानकारी दी गई थी। उसी के तहत हम देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के अनुरूप राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 12 जून से इनका आयोजन किया जा रहा है। 12 जून से 15 जुलाई तक इसका आयोजन ग्रामीण सेवा शिविरों को और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 22 जून तक प्रदेश में कुल 2905 स्थानों पर शिविर लगाए जा चुके हैं। ये 22 जून के आंकड़े हैं। इनमें लाखों प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया है। हम मुख्य रूप से 22 जून तक के आंकड़े देख लेते हैं, परंतु जब ये सेवा शिविर ख़त्म होंगे 15 जुलाई तक, तो वो जो मुख्य आंकड़े हमारे रहेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि ये थोड़े दिनों में जो आंकड़े हैं उनको ऐसे ही उनके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। हालांकि सुजस ई बुलेटिन में होने के कारण हमें एक बार इसको नज़र में निकालना नहीं कंपलसरी है। एक बार नज़र में निकालेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, परंतु अभी ये आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने थोड़े टाइम पहले ही जो 7 दिनों के भीतर जो कार्य हुए थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि कुल आंकड़े हमने देखे थे। अब 22 जून तक के आंकड़े विभाग द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हैं, तो हम उनका एक क्विक नज़र में निकालेंगे और जब सेवा शिविर समाप्त होंगे 15 जुलाई को, तब हम इसके सारे जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सुजस ई बुलेटिन में प्रकाशित होने के कारण हमें इसे नज़र में निकालना ज़रूरी है। कृषि योजनाएं कुल 7,32,114 किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं से लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 34,649 पॉलिसियाँ वितरित की गई। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कुल 34,935 लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन किया गया। ऋण जानकारी लगभग 3,14,183 किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। अन्य विभागों के आंकड़े हम देखें 22 जून तक, तो 22 जून तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6,16,961 व्यक्तियों का उपचार किया गया। 2,80,757 व्यक्तियों का टीबी स्क्रीनिंग की गई। महिलाओं के कैंसर की स्क्रीनिंग 1,18,782 महिलाओं की। 25,057 महिलाओं की गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। 18,871 बच्चों का टीकाकरण किया गया। राजस्व विभाग के हम आंकड़े देखें तो राजस्व विभाग में जाति मूल निवास व हैसियत प्रमाण पत्र अर्थात आय प्रमाण पत्र 83,533 प्रकरणों का निवारण किया गया। 46,828 प्रकरणों में राजस्व अभिलेख व शुद्धिकरण का कार्य किया गया। 23,345 प्रकरणों में म्यूटेशन नामांतरण किया गया। 43,345 में 11,241 प्रकरणों में सीमा ज्ञान व पत्थरगड्डी की गई। 6,032 प्रकरणों में आपसी सहमति से विभाजन कार्य किया गया। 3,937 प्रकरण में रास्ते संबंधी विवाद सुलझाया गया। 1,555 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्य किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी विभाग में जल गुणवत्ता की जांच की गई। 10,914 जल गुणवत्ता जांच। 9,004 अन्य शिकायतों का निवारण किया गया। 7,423 पाइपलाइन लीकेज के मामले ठीक किए। 6,212 हैंडपंप ठीक किए गए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के 8,453, द्वितीय किस्त के 15,026 तथा तृतीय किस्त के 13,106 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह बीबीजी रामजी के तहत 40,044 कार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें और 9,171 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। पंचायती राज में कुल 27,733 पट्टे जारी किए गए। इसके साथ ही 18,724 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण स्वीकृतियाँ तथा 36,340 सोख्ता गड्ढों व मैजिक पिट के स्वीकृतियाँ जारी की गई। अन्य विभागों में शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति से संबंधित 11,965 प्रकरणों का निस्तारण। सत्र 2024-27 में 3,41,848 विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 17,776 पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन किया गया। 1,463 अपात्र पेंशन निरस्तीकरण किए गए। 2,637 नए आवेदन स्वीकारे गए। पलनहार योजना के तहत 8,447
और 3,639 आवेदन प्राप्त हुए। पशुपालन विभाग द्वारा 2,72,315 छोटे पशुओं व 1,89,188 बड़े पशुओं का उपचार किया गया। 7,78,646 पशुओं का रोग का प्रतिरोधक टीका लगाया गया। 7,10,005 पशुओं का कृमिनाशक दवाई पिलाई गई। 86,508 पशुओं का बीमा किया गया। अरावली की वादियाँ, नशा तस्करी का नया कॉरिडोर, नशे के टेढ़े मेढ़े आसान रास्ते। अब तक हमने हमारे सोजा सी बुलेटिन का सार देखा है। जो सोजा सी बुलेटिन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो भी था उनका सार हमने मुख्य रूप से यहाँ देखा है। अब हम यहाँ अरावली सोजा सी बुलेटिन के अलावा न्यूज़पेपर का सार अब हम देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा अरावली की वादियाँ, नशों का नया कॉरिडोर बन रही है, नशों की नया रास्ता बन रही है नशा तस्करी के लिए। डोडा तस्करों ने अब अरावली की पहाड़ियों को तस्करी का नया रूट बना लिया है, क्योंकि पहाड़ी का क्षेत्र सुनसान होने और जगह जगह छोटे व संकरे रास्ते निकलने के कारण तस्कर इसका फ़ायदा उठाकर पुलिस से बच निकलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सकरी सड़कें होने और मोड़ होने के कारण, घुमावदार मोड़ होने के कारण वो पुलिस से बचने में आसानी रहती है। इस वजह से जो नशा तस्कर है वो अरावली की वादियों को अपना रास्ता बना रहे हैं। अफीम डोडा पोस्ट तस्करी के प्रमुख रूट। अफीम जो उनके द्वारा जो अफीम की तस्करी की जाती है उनका प्रमुख रूट हम देखें तो मध्य प्रदेश में रतलाम क्षेत्र से राजस्थान के पाली जिला सीमा तक यह पूरा कॉरिडोर लगभग 375 किलोमीटर लंबा है। रणकपुर घाट रूट, अरावली का घाट सेक्शन, देसुरी न्याल रूट मुख्य मार्ग है। कामली घाट रूट, कामली घाट चौराहा और निबेड़ा से जुड़ा क्षेत्र। दिवेर नाल रूट, राजसमंद और दिवेर घाटी का क्षेत्र। एमपी से राजस्थान एंट्री रूट, मंदसौर, जावरा, रतलाम से जुड़ा एंट्री पॉइंट। ये प्रमुख रास्ते हैं जो तस्करों द्वारा अपनाए जाते हैं। प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्र हम देखें तो मध्य प्रदेश में रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच, यहीं से डोडा पोस्ट लेकर वाहन राजस्थान आते हैं। राजस्थान में हम देखें तो चित्तौड़गढ़, निम्बेड़ा, कपासन, प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी। मुख्य रूप से देखें तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के जो तहसीलें हैं, मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र में अफीम का उत्पादन होता है। ऑपरेशन और पुलिस की कार्यवाही का विवरण देखें तो ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की शुरुआत। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की बिक्री को रोकने के लिए लक्ष्मण रेखा ऑपरेशन शुरुआत की गई। इसमें शिक्षण संस्थानों में लेटर बॉक्स लगाए जाएंगे ताकि विद्यार्थी नशे से संबंधित शिकायत डाल सके। इन्हें हर 15 दिन में खोला जाएगा। ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के तहत स्कूलों में लेटर बॉक्स रखे जाएंगे जहां विद्यार्थी नशे से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उन जो लेटर बॉक्स हैं उन्हें हर 15 दिन में खोला जाएगा, अर्थात महीने में 2 बार खोला जाएगा। शिक्षण संस्थान के 500 मीटर के दायरे में नशा सामग्री की बिकवाली रोकना इसका मुख्य मकसद है। नेक्स्ट हम देखेंगे तस्करों का एनकाउंटर। 13 फरवरी 2026 में दिवेर घाटी में तस्करों व पुलिस के बीच फायरिंग हुई, जिसमें ANTF की गोली से तस्कर भूताराम की मौत हो गई। 16 अक्टूबर 2023 को नया गांव दिवेर नाल में राजसमंद के DST टीम और तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक की मौत हुई। पुलिसकर्मियों पर गाज निलंबन। 19 दिसंबर 2025 को तस्करों को फायदा पहुंचाने के आरोप में देसुरी पुलिस थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। इसमें 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल थे। मिली भगत पर कड़ा प्रहार। तस्करों के साथ साठगांठ के आरोप में पाली जिले में 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए, और क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे IG NTF विकास कुमार हैं। ANTF के हमारे IG हैं विकास कुमार। उन्होंने इस पर बयान दिया है। तस्कर दिवेर घाटी से देसुरी नाल होते हुए गुजरात तक पहुंचने का नया कॉरिडोर बना रहे हैं। मध्य प्रदेश से लाते हैं अफीम वगैरह, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से अफीम लेते हैं। फिर गुजरात में नशा बैन है, इस वजह से गुजरात तक इसकी तस्करी वो करते हैं। इस वजह से वो गुजरात के पहुंचने वाले रास्ते में जगह जगह पर उन्होंने कॉरिडोर बना रखे। ANTF मुख्यालय के अलावा जिले की टीम पूरी तरह से सतर्क है। मुखबिरी तंत्र का सहयोग, इस नेटवर्क में पूरी निगाह रखी जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में सीमाएं गुजरात से सटने के कारण वहाँ शराब, मादक पदार्थों की भारी डिमांड रहती है, जिससे कमर तोड़ने वाले का काम टीम कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्वतारोहण। जयपुर की नीलिमा ने फतेह किया माउंट एवरेस्ट। ये हमने नीलिमा की फ़ोटो भी ऐड की है। एवरेस्ट बेस कैंप पर नीलिमा। चलिए हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि। जयपुर गुलाबी नगर की नीलिमा अरोड़ा इनका फुल नाम है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
8,849 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली है। असाधारण हौसला, क्योंकि नीलिमा अरोड़ा है वो थैलेसीमिया माइनर जैसी स्वास्थ्य चुनौती से ग्रसित है, अर्थात उन्हें थैलेसीमिया माइनर की बीमारी है। इसके अतिरिक्त 2.5 वर्ष पहले उनका पर्वतारोहण से कोई संबंध नहीं था। 2.5 वर्ष पहले तो वो कोई पर्वतारोहण का कार्य नहीं करती थी नीलिमा अरोड़ा, और थैलेसीमिया माइनर जैसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन घुटने की सर्जरी के बाद उनकी घुटने की भी सर्जरी हो चुकी है। खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया है। कठिन परिस्थितियां, 50 दिनों के कठिन अभियान के दौरान उन्हें 3 बार हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों द्वारा अभियान रोकने की सलाह के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अन्य फतेह की गई चोटियों में हम देखें तो नीलिमा अरोड़ा ने, जो जयपुर की निवासी है, एवरेस्ट से पहले मोंट ब्लॉक, मैटरहॉर्न, कोटोपाक्सी, एकोनकागुआ, अबाडवलम जैसे विश्व प्रसिद्ध चोटियों को भी फतेह कर चुकी है। नीलिमा वर्तमान में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैलिडेशन इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। 2 बच्चों की मां हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय पर्वतारोहण गाइड गेसमैन और तमांग और परिवार को दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर मेट्रो फेज 2 नई योजना में शिलान्यास की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को 41 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कुल कनेक्टिविटी प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक होगी। प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा भी इसमें शामिल है। इस फेज में 918 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है। भूमिगत स्टेशन व ट्विन टर्मिनल, सांगानेर पुलिस थाना और जयपुर एयरपोर्ट के प्रस्तावित भूमिगत स्टेशनों को लेकर राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निविदा निकाली है। इसमें ट्विन टनल, दोहरी सुरंग के निर्माण पर करीब 1160.26 करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान है। राजनीतिक हमला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के गलत रूट प्लानिंग के कारण वर्तमान मेट्रो घाटे में चल रही है। फेज 2 के धरातल पर आने से पूरा शहर कवर होगा। प्रस्तावित रूट में हम देखें तो 43 किलोमीटर रूट, 36 स्टेशन और कुल 918 करोड़ रुपए का शुरुआती पैकेज खर्च होगा। सांगानेर विकास परियोजनाएं, द्रव्यवती नदी, एलिवेटेड रोड व अन्य कार्य। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबा 6 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। 36 किलोमीटर लंबा इस प्रोजेक्ट पर करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। डीपीआर, इसके तहत 5.5 करोड़ रुपए की विस्तृत डीपीआर तैयार किया गया है। जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा कार्य। मजार डैम से लेकर गोनौर के आगे रिंग रोड तक इसके हिस्से का सर्वे होगा। यह सिंगल पिलर तकनीक पर आधारित होगा, जो सीकर रोड, अजमेर रोड व टोंक रोड को जोड़ेगा। 631 करोड़ के कार्यों का विकास कार्य और पट्टे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 631 करोड़ रुपए के 1531 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 700 पट्टे, 400 जेडी और 300 नगर निगम द्वारा वितरित किए गए। विरासत का कायाकल्प, 500वें वर्ष में कदम रखने जा रहे सांगानेर के 115 धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्वार के लिए 50 करोड़ रुपए की नींव रखी गई है। अन्य प्रमुख स्वीकृतियां, जयपुर भिलवाड़ा रोड के मुहाना मोड़ पर 124 करोड़ का फ्लाईओवर, बम्बाला क्षेत्र में 88 करोड़ की एसटीपी, पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल और भाकर रोटा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की नींव रखी गई। सफाई व्यवस्था के लिए 5 अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें, सुपर शक्कर मशीनें लगाई गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचपदरा रिफाइनरी, राष्ट्र को समर्पण, आधिकारिक घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को राजस्थान के बहुप्रतिष्ठित पंचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। बहुआयामी कार्यक्रम। इस दौरान वे पीएम पंचपदरा से ही जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे और 25,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जोधपुर एयरपोर्ट पर विस्तार परियोजना का उद्घाटन भी ऑनलाइन संभावित है। 20 अप्रैल को रिफाइनरी में आग लगने की घटना के बाद 20 अप्रैल को रिफाइनरी में आग लगी थी, जिसकी घटना के बाद इसे पुनः गति दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोलियम विभाग व एचपीसीएल अधिकारियों के साथ 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें की। लोकसभा परिसीमन का नया मॉडल, ईसीपीएम वर्किंग पेपर। इलेक्शन कमीशन पीएम का वर्किंग पेपर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी पीएम के वर्किंग पेपर में लोकसभा सीटों का संतुलन करने के लिए मॉडल पेश किया है। इसके तहत राज्य में 50% सीटें बढ़ेगी। कुल लोकसभा सीटें 824 हो सकती हैं। इसे लागू करने के लिए दक्षिण के राज्यों को सीटों का नुकसान नहीं होगा। कुल लोकसभा में सीटें 824 हो सकती हैं। 50% सीटें हर राज्य में बढ़ेगी। विभाजन का नियम, सिर्फ 170 सीटें ही टूटेगी। मौजूदा 543 सीटों में से 373 सीटों का ही यथावत रखा जाएगा। केवल 170 सीटों को 2 या 3 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें कुल
281 नई सीटें सृजित होगी। प्रमुख राज्यों में बदलाव की सिफारिश। राजस्थान में हम मुख्य रूप से देखेंगे तो सीटें 25 से बढ़कर 38 हो सकेगी। नई 13 संभावित सीटें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, चूरू, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र में 13 नई संभावित सीटें हो सकती हैं। निर्धारण के अन्य कारण। परिसीमन का आधार केवल जनसंख्या नहीं बल्कि संसदीय क्षेत्र का आकार, शहरीकरण, SC ST आबादी, भाषाई विविधता, मतदान केंद्रों की उपलब्धता भी होगी। 2011 की जनगणना के आधार पर 2027 के आंकड़ों से आकलन का प्रस्ताव है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्यावरण एवं वन्य जीव। रणथंभौर पहुंचा महाराष्ट्र का गिद्ध। महाराष्ट्र के मेलघाट से जनवरी में छोड़ा गया था गिद्ध को। बंदी प्रजनन का एक भारतीय गिद्ध 3334 किलोमीटर की लंबी हवाई यात्रा तय कर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहुंच गया है। महाराष्ट्र के मेलघाट से एक जनवरी में एक बंदी प्रजनन का भारतीय गिद्ध छोड़ा गया था। वो 3334 किलोमीटर चलकर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पहुंच गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार इस पक्षी ने जंगल के प्राकृतिक वातावरण में खुद को ढालने अनुकूलन की बेहतर क्षमता साबित की है। डॉक्टर स्वरूपानंद को आयुष सम्मान। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 4.0 अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्क्लेव 4.0 में जयपुर के होम्योपैथिक विशेषज्ञ स्वरूपानंद सरकार को आयुष क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आयुष लीजेंडरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम तो ध्यान में रखेंगे आयुष सम्मान दिया गया है स्वरूपानंद सरकार को आयुष लीजेंडरी अवार्ड से। इस सम्मेलन में भारत, नेपाल, मलेशिया, कनाडा, UAE, बांग्लादेश, सिंगापुर के 254 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रतिनिधियों ने कवि भ्रमर को सद्भावना सम्मान। हो ची मिन्ह वियतनाम में 19 से 23 जून तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में जयपुर के कवि कन्हैया लाल भ्रमर को वियतनाम सद्भावना सम्मान से नवाजा गया। कन्हैया लाल भ्रमर को वियतनाम सद्भावना सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने विश्व शांति, सद्भाव, एकता पर सरस काव्य पाठ किया। नेक्स्ट हम देखेंगे जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सेंट्रल एशिया एंड इट्स लिद्विक इंडिया। झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सेंट्रल एशिया एंड इट्स लिंक विद इंडिया, सेंट्रल एशिया का लिंक इंडिया के साथ विषय पर एक टॉक शो का आयोजन किया गया। इसमें मध्य एशिया और भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंधों पर चर्चा की गई। सेंट्रल एशिया एंड इट्स लिंक विद इंडिया, जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, उसका लिंक इंडिया के साथ, इस पर टॉक शो का आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के बारे में। 12वीं पास मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सरकार हर वर्ष सहायता दे रही है। सामान्य मेधावी छात्र 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, अधिकतम 5000 रुपये प्रति वर्ष। सामान्य जो श्रेणी है उनके विद्यार्थियों को, दिव्यांग छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60 अंक प्राप्त हो, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो, आवेदक मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। आवश्यक दस्तावेजों पोर्टल आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक। राजस्थान स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.rajasthan.government.in या scholarship.rajasthan.government.in पर SSO ID के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शारीरिक दक्षता रिकॉर्ड। 15 वर्षीय अभिनव का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। जयपुर के झोटवाड़ा निवासी 15 वर्षीय अभिनव शर्मा है, जिनकी एज है 15, जयपुर के निवासी है। शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 30 सेकंड में लगातार 50 पुशअप्स लगाए हैं। 30 सेकंड में 50 पुशअप लगाए, अर्थात आधे मिनट में उन्होंने 50 पुशअप्स लगाए हैं। उनकी इस अनूठी पहल को और आयु वर्ग को देखते हुए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अभिनव शर्मा को इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में 30 सेकंड में 50 पुशअप लगाने के लिए रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन। 341 बदमाश दबोचे। अभियान का उद्देश्य जयपुर पूर्व जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए ये ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने 48 घंटे के 2 दिवसीय विशेष ऑपरेशन क्रैकडाउन था, जिसमें 48 घंटे के अंदर 356 ठिकाने चिन्हित कर उन पर दबिश दी। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिले भर में 86 विशेष टीमों का गठन किया गया और 341 बदमाश गिरफ्तार किए गए। कृषि में
खेत पर फसल के साथ साथ सोलर प्लांट के लिए एक मॉडल, सफल मॉडल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जयपुर की बसी तहसील के कुंदनपुरा गांव, कुंदनपुरा जयपुर में, बसी जयपुर कुंदनपुरा, प्रगतिशील किसान कजोड़मल ने अपने खेत में अनूठा प्रयोग किया है। उन्होंने खेत में फसल उत्पादन के साथ साथ ऊपर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने का कमाल किया है। प्लांट की क्षमता ये 600 किलोवाट डीसी क्षमता का एक एग्री फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट है। इसमें सोलर पैनलों को जमीन से 11 फीट ऊंचाई पर लगाए गए हैं ताकि नीचे आसानी से खेती की जा सके। लागत और सहायता, इस पूरे प्लांट की कुल लागत 2.35 करोड़ रुपए आई है। इस मॉडल के लिए किसान को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत सहायता के तौर पर 35 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई। इस प्लांट का उद्देश्य उद्घाटन कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव CS राजन द्वारा किया गया। इस अवसर पर ICRIIR के निदेशक चंद्रशेखर अय्यर, कृषि बागवानी विभाग के प्रमुख सचिव मंजू राजपाल भी उपस्थित थे। इस तकनीक से किसानों को आय केवल मौसम पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि खेती के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी उनकी कुल आय भी कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्री फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट के बारे में। ये है एग्री फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट। हम देख सकते हैं ऊपर तो सोलर पैनल लगे हुए हैं और उसके नीचे खेती की जा रही है। इस फोटो में भी हम देख सकते हैं ऊपर सोलर पैनल है और नीचे खेती की जा रही है, कृषि कार्य किए जा रहे हैं। देखो, हम इसमें इससे भी समझ सकते हैं विदाउट एग्री फोटोवोल्टिक, अगर सोलर पैनल बीच में नहीं होगा तो हाई रेट ऑफ, अर्थात जो वाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। और अगर बीच में सोलर पैनल आ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा, उससे पानी की भी जो नीड है वो भी कम रहेगी। तो ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है, एक तो बिजली उत्पादन में और दूसरा कृषि कार्य करने में। हम मुख्य रूप से देखते हैं तो सोलर पैनल लगाने में बड़ी बड़ी जो बंजर ज़मीनों पर लगाया जाता है ताकि उनका भी यूज़ किया जा सके। लेकिन अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो भी अगर वो इसका उपयोग करना चाहते हैं तो वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। इसमें फ़ायदा ही है किसानों का भी कि वो एक तो बिजली का उत्पादन करके अतिरिक्त आय कमा रहे हैं, साथ ही उनका कृषि कार्य भी प्रभावित नहीं हो रहा है, वो कृषि कार्य को भी अच्छे से कर पा रहे हैं और पानी की बचत भी होगी, क्योंकि सोलर पैनल की वजह से छाँव रहेगी और हल्की हल्की छाँव रहेगी और छाँव रहने से वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा। अगर सोलर पैनल नहीं रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होगा। ये एक बेहतर कार्य हो सकता है। ये कार्य भी जो प्रगतिशील किसान हैं उन्हें अपनाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत जयपुर के ताजिए। मुहर्रम, कल मुहर्रम मनाया जाएगा, यौम-ए-आशूरा। जयपुर में हज़रत इमाम हुसैन की याद में मातमी धूम और करतबों के साथ ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें 320 से अधिक ताजिए बड़ी चौपड़ पर पहुंचेंगे। मुहर्रम जो त्यौहार है, मुहर्रम माह जो हिजरी जो इस्लामिक कैलेंडर है उसका पहला महीना होता है, उसकी 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। इसमें ताजिए निकाले जाते हैं हज़रत इमाम हुसैन की याद में। ईरान की मुकरनास कारीगरी, इस बार जयपुर के ताजियों में पहली बार ईरान की खास वास्तुकला मुकरनास का अनूठा दीदार होगा। इसके साथ ही लोग मक्का मदीना की सुंदर 4 दीवारी की नक्काशी भी देख सकेंगे। प्रमुख ऐतिहासिक ताजियों में हम देखें तो सोने चांदी का ताजिया त्रिपोलिया गेट, यह पूर्व राज परिवार की ओर से 1868 में महाराजा राम सिंह द्वारा बनवाया गया था। सोने चांदी का ताजिया त्रिपोलिया गेट पर है, ये 10 फीट ऊंचा और ताजिए लगभग 2 किलो सोना और 60 किलो चांदी से निर्मित है। घारगेट का ताजिया, यह मोला महावतान बिरादरी के ऐतिहासिक ताजिए हैं। इन्हें वर्ष 1868 से निकाला जा रहा है और यह शीशम की लकड़ी और सोने की जरी चांदी के कलश से सजाया जाता है। जालपुरा का ताजिया, इंटीरियर आर्किटेक्ट अफजल नियाजी ने 15 फीट पुराने ताजिए को भिलवाड़ा से अब्रक मायका मंगवाकर हाथ से बेहतरीन डिज़ाइन तैयार की है। इस्लामिक टच के साथ मौला हुसैन की रोजे की छवि दिखाई देगी। इन ताजियों को बनाने में 5 महीने से कम पहले काम शुरू हो जाता है। इनकी ऊंचाई 6 से 15 फीट तक होती है, जबकि सबसे बड़ा ताजिया 50 फीट का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षणिक अधिवेशन रुकटा का 46वां प्रांतीय अधिवेशन। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा का 46वां संवैधानिक प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय अधिवेशन इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण, रामगढ़ विश्व टाइगर रिजर्व में बाघ की रीवाइल्डिंग।
बूंदी के रामगढ़ विषधारी क्षेत्र में 1.5 साल की लंबी रीवाइल्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाघ आरबीटी 7 को जंगल में पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। एनटीसीए के अनुशंसा और मुख्य वन जीव प्रतिपालक की स्वीकृति के बाद इस बाघ को रेडियो कॉलर पहनाकर इसके विशेष एनक्लोजर द्वारा खोले गए हैं। द्वार खोलने के बाद बाघ 2 बार बाहर निकला और कुछ देर बाद स्वतः ही वापस क्लोजर में लौट आया। बाघ का इतिहास हम देखें तो आरबीटी 7 रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन T114 का अनाथ शावक है। इसे मात्र 2-3 माह की उम्र में रेस्क्यू करके कोटा के अभेड़ा जैविक उद्यान में लाया गया था। अर्थात बाघिन T114 का अनाथ शावक है आरबीटी 7, उसे 2-3 महीने की उम्र में ही रेस्क्यू करके कोटा लाया गया था क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जहाँ लगभग 22 महीने तक इसका पालन पोषण हुआ है। इसे प्राकृतिक शिकार का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचपदरा रिफाइनरी पेट्रो उत्पादों का डिस्पैच व ट्रायल शुरू। हमने इसके बारे में चर्चा की थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री जी को भी जो पेट्रो उत्पाद हैं उनके सैंपल भेंट किए थे। नेक्स्ट हम तो भी एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिफाइनरी परिसर में मटेरियलिंग, हैंडलिंग व मशीनों की कार्यक्षमता का कड़ा परीक्षण किया गया। लोडिंग, उत्पादन, क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट CDU के सफल रीस्टार्ट के बाद डायल, डीजल, LPG, नेफ्ता, पेट्रोलियम कोक, पेटकोक का उत्पादन व डिस्पैच शुरू हो चुका है। परिसर में एक विशाल क्रेन के ग्रेब बकेट के माध्यम से पेट्रोलियम कोक की पहली लोडिंग सफलतापूर्वक की गई। उद्घाटन के तहत प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए रिफाइनरी में इंजीनियरिंग तकनीकी विषयों की गतिविधियां अंतिम चरण में हैं। तैयारियां जोर से आगे बढ़ रही हैं। 4 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पर्यावरण नियंत्रण टेक्सटाइल इकाइयों का वेस्ट वाटर पर भारी सख्ती। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टेक्सटाइल क्लस्टर्स वाले शहरों, जिनमें हम देखें तो टेक्सटाइल क्लस्टर में पाली, बालोतरा, जोधपुर, जयपुर में कपड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट वाटर अपशिष्ट जल के सटीक आकलन के लिए बड़ा फैसला किया है। अनुमान आधारित गाइडलाइन वापस। बोर्ड ने वर्ष 2023 से चली आ रही पुरानी अनुमान आधारित गाइडलाइन को पूरी तरह से वापस ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से झोझरी नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर याचिका दर्ज की गई है, जिस पर उन्होंने निर्देश दिए हैं। मशीनों के अनुसार डिस्चार्ज सीमा तय त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्रियों के अत्याधुनिक मशीन आधारित पर पानी का डिस्चार्ज किलोलीटर प्रतिदिन तय किया गया है। जेट डाइंग मशीन क्षमता के आधार पर 30 से 40 किलोलीटर प्रतिदिन जेट डाइंग मशीन द्वारा, रोटरी प्रिंटिंग मशीन द्वारा 20 किलोलीटर प्रतिदिन पानी का डिस्चार्ज, कंटिन्यूअस वॉशर द्वारा सबसे ज़्यादा 75 किलोलीटर प्रतिदिन का, और छोटे प्रिंटिंग टेबल द्वारा इसके लिए अधिकतम 0.25 किलोमीटर प्रतिदिन निर्धारित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़क सुरक्षा। कोटा बूंदी को जीरो फैटेलिटी मॉडल बनाने की पहल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी के सांसद हैं। उन्होंने कोटा बूंदी के क्षेत्र में नई दिल्ली में अपने संसदीय क्षेत्र का सड़क सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा की। सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा कोटा बूंदी को जीरो फैटेलिटी मॉडल बनाने की पहल की गई है। इसके प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु की संख्या 0 करने के लिए आदर्श मॉडल विकसित करना। यदि सभी विभाग समन्वित प्रयास करें तो आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 70% तक की कमी लाई जा सकती है, अतः इसे शून्य के करीब पहुंचाया जा सकता है। तकनीकी निगरानी बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली अपनाने पर विशेष बल दिया गया। इसके तहत प्रमुख राजमार्गों, सड़क संवेदनशील दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, ब्लैक स्पॉट्स पर CCTV कैमरे लगाकर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। हर सैटरडे 9 बैग डे पर रक्तदान जागरूकता की पाठशाला। ग्रीष्मावकाश के बाद प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को आयोजित होने वाले 9 बैग डे को अब एक बड़े सामाजिक सरोकार से जोड़ा जाएगा। जागरूकता अभियान। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निर्देशानुसार अब प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में विद्यार्थियों व स्टाफ को स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व को परिचित कराने के लिए विशेष सत्र, पोस्टर निर्माण और भाषण रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक जिम्मेदारी व सेवा भाव विकसित करना। बच्चे जागरूक होकर अपने परिवार, पड़ोसी व समाज को इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित कर सकेंगे। इस वजह से हर शनिवार को 9 बैग डे के साथ रक्तदान जागरूकता का कार्य भी किया जाएगा। गौरतलब है कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी इंसानियत की एक बूंद खून दो, जान बचाओ रखी गई थी। इस भावना के तहत शनिवार को हर स्कूलों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं की संख्या बढ़ाने की नींव रखी जाएगी।
हालांकि जो विद्यार्थी है वो रक्तदान नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्हें जागरूक करने के लिए कार्य किया जाएगा ताकि वो अपने आस पड़ोसी, अपने पेरेंट्स को जागरूक करें रक्तदान के प्रति, क्योंकि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को रक्तदान करना पर प्रतिबंध होता है, इस वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्बल वेस्ट, मकराना का पांडु बना सफ़ेद सोना। वेस्ट से करोड़ों का कारोबार। नागौर के मकराना में संगमरमर की कटाई व घिसाई के दौरान निकलने वाला महीन सफ़ेद पाउडर, जिसे स्थानीय भाषा में पाउंडू कहा जाता है, अब पर्यावरण के लिए सिरदर्द बनने के बजाय कारोबारी और सरकार के लिए कमाई का जरिया बन चुका है। पर्यावरण को राहत व सर्कुलर इकोनॉमी। 7-8 साल पहले इस वेस्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या थी। खदान और फैक्ट्री मालिक इस खाली जमीनों, गोचर भूमि तथा खेतों में डाल देते थे, जिससे खेतों की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती थी। धूल उड़ने से प्रदूषण फैलता था। अब इस सामग्री के पुनः उपयोग से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। किन उद्योगों में बढ़ रही मांग। इस पाउडर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की इसकी शुद्धता सर्वाधिक होती है। इसका उपयोग कई प्रमुख उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी तेजी से बढ़ा है। इस पांडु का यूज़ अपने घर में किस किस उपयोग में लिया जाता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्या आप जानते हैं पांडु के बारे में, और पांडु के यूज़ क्या क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम आधारित उद्योग। सिरेमिक व टाइल्स इंडस्ट्री, विशेषकर गुजरात के मोरबी स्थित टाइल फैक्ट्रियों में भारी मांग है इस पांडु की। वॉल पुट्टी निर्माण सामग्री, पोल्ट्री फील्ड, मुर्गी दाना, टूथपेस्ट निर्माण व दवा उद्योग, पेंट, प्लास्टिक, रबड़ उद्योग। आंकड़े और कीमत। मांग बढ़ने से 5 साल में इसकी कीमत 5 गुना तक बढ़ गई है। मकराना से रोजाना 50 गाड़ी पांडु मोरबी गुजरात भेजा जाता है। सरकार इस पर 145 रुपये प्रति टन की दर से रॉयल्टी वसूल शुरू कर दी है, जिससे सरकारी खजाने में राजस्व आ रहा है। वर्तमान में यह वेस्ट 150 रुपये प्रति टन के भाव बिक रहा है। मकराना में सैकड़ों मार्बल इकाइयाँ संचालित है, जहाँ मार्बल ब्लॉक की कटाई प्रोसेसिंग के दौरान लगभग 25 से 35% तक वेस्ट के रूप में यह पाउडर निकलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि पांडु का यूज़ आपके घर में, या आपने सुना है कि इन उपयोगों के अलावा पांडु का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरातात्विक पर्यटन सर्किट। 5000 साल पुराने इतिहास से रूबरू होंगे सैलानी। नया टूरिज्म सर्किट। डेजर्ट टूरिज्म योजना के तहत श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के प्रमुख पुरातात्विक एवं प्राकृतिक स्थलों को मिलाकर एक भव्य पर्यटन सर्किट विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। शामिल होने वाले प्रमुख स्थल में सिंधु हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से लेकर प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास तक सैलानियों को एक ही मार्ग पर देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से इसमें कालीबंगा, बड़ोपल वेटलैंड और रंग महल को जोड़ा जाएगा। 3 मुख्य रूप से इसमें जोड़े जाएंगे। ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये जो पिक्चर हमने हमारे इसमें लगाई है, ये पिक्चर है कालीबंगा की। कालीबंगा की ये एक्चुअल पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कालीबंगा से होगी शुरुआत। 47 किलोमीटर लंबी इस पुरातात्विक सर्किट पहला पड़ाव कालीबंगा होगा। घग्गर जो 47 किलोमीटर का जो ये सर्किट है, उसका पहला पड़ाव कालीबंगा होगा। घग्गर नदी के किनारे प्राचीन नदी है, उसके तट पर बसे कालीबंगा सिंधु हड़प्पा सभ्यता के अहम प्रमाण दिए हैं, जिसमें विश्व का प्राचीनतम ज्ञात जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, पक्के मकान, उत्कृष्ट नगर नियोजन शामिल है। बड़ोपल में मिलेगा प्रकृति का सानिध्य। कालीबंगा से आगे घग्गर बहाव क्षेत्र में बड़ोपल वेटलैंड में सैलानी ग्रेटर फ्लेमिंगो, बार हेडेड गूस, पाइड एवोसेट, पेटेंट स्टॉर्क, डेल्मेशन पेलिकन, संकटग्रस्त मार्बल डक जैसी दुर्लभ प्रजातियों देख सकेंगे। यहाँ झील के शांत पानी में बोटिंग का आनंद भी ले सकेंगे। नेक्स्ट है रंग महल में प्राचीन इतिहास की झलक। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव सूरतगढ़ श्री गंगानगर के निकट रंग महल पुरातात्विक स्थल होगा। यह क्षेत्र कुषाणकालीन और गुप्तकालीन सभ्यताओं के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहासकारों के अनुसार रंग महल भारत के 2 महत्वपूर्ण युगों का संगम का केंद्र रहा है, जहाँ से प्राचीन सिक्के, मूर्तियाँ, मिट्टी के पात्र व दीपदान इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिकेट। टोंक के जय मुंदड़ा खेलेगा आयरलैंड से भारत के खिलाफ। टोंक के रहने वाले तेज गेंदबाज जय मुंदड़ा को क्रिकेट से दूर रखने के लिए उनके पिता गिरिराज ने उन्हें 2021 में पढ़ाई के लिए आयरलैंड भेजा था। जुनून और सफलता। एमटेक की पढ़ाई के साथ साथ जय ने डबलिन के लेंस्टर क्रिकेट क्लब से खेलना शुरू किया था। 2023 में आयरिश सीनियर कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। आखिरकार 2025 में आयरिश नागरिक बन गए थे।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू। वे शुक्रवार 26 जून को भारत के खिलाफ T20 मैच से अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत करेंगे। आयरलैंड की जर्सी पहनकर करेंगे संघर्ष और प्रशिक्षण। जय ने जयपुर में जूनियर क्रिकेट के दौरान खलील अहमद के साथ मैच खेले हैं और कोच इम्तियाज़ अली से क्रिकेट की बारीकियां सीखी हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि और दुखद पहलू। जय के पिता 9 मार्च 2024 को एक ऑपरेशन के दौरान निधन हो गया था। जय के कज़न ब्रदर अजय भी पढ़ाई के लिए स्वीडन गए थे और उन्होंने वर्तमान में स्वीडन की राष्ट्रीय क्रिकेट अकेदमी से उनके भाई अजय खेलते हैं। उनकी माता का कहना है कि ये उनका दुख है कि वो भारतीय टीम से नहीं खेल रहे हैं, परंतु उनको इस बात की खुशी है कि वो आयरलैंड की टीम से खेल रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम से नहीं खेलने के कारण उनकी माँ का कहना था कि हालांकि वो भारतीय टीम से नहीं खेल रहे हैं, आयरलैंड की टीम से खेलने के कारण भी उनको खुशी है, लेकिन अगर वे भारतीय टीम से न खेलना उनके लिए दुख है कि अच्छा होता कि अगर वो भारतीय टीम से खेलते। उनका माँ का ये कहना था। नेक्स्ट हम देखेंगे निशानेबाजी। डेफ शूटर चिरांश चौमिया का गोल्डन चौका। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 24वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में युवा निशानेबाज चिरांश चौमिया ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। जीते गए पदक में हम देखें तो चिरांश ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें 50 मीटर राइफल प्रोन डेफ श्रेणी में गोल्ड मेडल, 50 मीटर 3 पोजीशन डेफ श्रेणी में गोल्ड मेडल, 10 मीटर राइफल डेफ श्रेणी में गोल्ड मेडल। जूनियर की सामान्य कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने अपनी इस स्वर्णिम सफलता का श्रेय अपने कोच करण सिंह चौहान को और पिता अभय चौमिया को दिया है। तो हम ध्यान में रखेंगे डेफ शूटर चिरांश चौमिया ने 24वीं राजस्थान राज्य राइफल शूटिंग पिस्टल चैंपियनशिप में डेफ श्रेणी में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप। पूर्वी प्रताप को मिला स्वर्ण। वैश्विक मंच पर सफलता। जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पिंक सिटी जयपुर के युवा निशानेबाज पूर्वी प्रताप कच्छावा ने शानदार सफलता प्राप्त की है। पूर्वी प्रताप ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल महिला टीम में भारत के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। पूर्वी प्रताप ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में जर्मनी में जो आयोजित हो रही हैं खास पहचान। पूर्वी 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं। देश के जो शीर्ष युवा निशानेबाजों में पूर्वी जो प्रताप है वो गिनी जाती है। उन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में रिकॉर्ड भी बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड। जयपुर स्थित गुरुकुल स्पोर्ट्स शूटिंग अकादमी में कोच सचिन सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकित्सा और सम्मान। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन VD सिन्हा बने AASNS के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। VD सिन्हा जयपुर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन VD सिन्हा को एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। VD सिन्हा को वे इस पद पर पहुंचने वाले भारत के पहले न्यूरोसर्जन हैं। संस्था का महत्व। AASNS का विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल न्यूरोसर्जिकल संगठन है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठक में द्विवार्षिक चुनाव के दौरान डॉक्टर सिन्हा को सर्वसम्मति से चयन किया गया। पिछला अनुभव हम देखें तो डॉक्टर सिन्हा इससे पहले वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सोसाइटीज़ में सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट रह चुके। वर्तमान में जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो साइंसेज सोसाइटी के न्यूरो रिहेबिलिटेशन व पुनर्निर्माण न्यूरो सर्जरी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। वे जयपुर के प्रसिद्ध SMS स्टेडियम जो SMS अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रोफेसर भी रहे, वहीं से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में सत्ता कबार दुर्लभ जी अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय एशियन ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के अध्यक्ष के रूप में हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य उत्सव। दैनिक भास्कर का आरोग्य महोत्सव संपन्न। गुलाबी नगरी जयपुर के सी स्कीम स्थित BM बिरला ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय दैनिक भास्कर आरोग्य महोत्सव का गरिमामय संपन्न हुआ। यह महोत्सव ए सेलिब्रेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, कॉरपोरेट बिजनेस एंड होलिस्टिक लिविंग थीम पर आधारित था। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता है तो आप इसे स्कैन करके QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहां ये PDF अवेलेबल करवाई जाती है। हमारा सेशन हमारे जो राजस्थान एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें न्यूज़पेपर का काफ़ी छुपा हुआ महत्व रहता है। हम सोचते हैं कि हम जो करंट अफेयर्स की छोटी मोटी क्लासें लेकर
या कुछ 5 MCQs डेली के देखकर, या हम जो सीरीज़ आती है लास्ट मंथली सीरीज़ या वार्षिक सीरीज़ आती है उसे पढ़कर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो हम उसे याद भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम याद कर सकते हैं, जैसे किसी को कोई अवार्ड मिला है या किसी ने कोई मेडल जीता है किसी गेम में, या किसी पद पर मनोनीत किया गया है, बनाया गया है हम, तो हम वो याद कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बेस है वो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। इस वजह से हम हमारे सेशन में सूजस सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का सार देखते हैं, न कि इसे हम MCQ बेस्ड में देखते हैं। इस पर आधारित MCQ किस प्रकार बनेंगे उसे देखने के लिए हम हमारे 5 बजे वाले क्लास लेते हैं, जहाँ हम इस पर आधारित MCQ भी करते हैं। पर बेस क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, और न्यूज़पेपर से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं जो हम देखते हैं कि ये तो यार कभी पढ़ा ही नहीं, परंतु काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारा न्यूज़पेपर का भी रहता है। इस वजह से हम सूजस सी बुलेटिन न्यूज़पेपर का सार यहाँ देखते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को भी ये सेशन शेयर कीजिए।